ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि हाँ, हथेली में आसानी से आ जाने वाला धातु का एक छोटा सा टुकड़ा, थोड़ा सा कागज और उस पर लगी थोड़ी सी चर्बी। बिल्कुल। मतलब ये मामूली सी चीजें दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव को पूरी तरह से हिला सकती हैं। सही कहा। और इतिहास को अक्सर हम बड़ी संधियों या अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के चश्मे से ही देखते हैं। हाँ, और भारी भरकम सेनाओं की नजरिया से ऐसा लगता है कि जो बड़े बदलाव हैं वो सिर्फ बड़े और व्यवस्थित फैसलों से ही आते हैं। पर ऐसा होता नहीं है हमेशा। बिल्कुल नहीं। 1857 के दस्तावेजों की अगर हम गहराई से पड़ताल करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। ब्रिटिश साम्राज्य जैसी विशाल और अजेय मानी जाने वाली सत्ता को चुनौती एक नई राइफल के कारतूस ने दी थी। एक कारतूस, हाँ। ये कारतूस सिर्फ एक हथियार का हिस्सा नहीं था, ये एक ऐसा ट्रिगर था जिसने पूरे देश में असंतोष का वो तूफान खड़ा कर दिया जिसे आज भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। और इसी बात की गहराई में जाने से ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि 1857 का वो भयानक विस्फोट अचानक भड़की कोई आग नहीं थी। हाँ, वो रातों रात तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं। आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मकसद भी यही समझना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये सबसे बड़ा विद्रोह किन संरचनात्मक खामियों का सीधा नतीजा था। मतलब वो नीतियां जिन्होंने इसकी जमीन तैयार की। एकदम सही। हम अक्सर उस एक क्षण पर ध्यान देते हैं जब बारूद में आग लगती है, लेकिन उस बारूद को इकट्ठा होने में जो दशकों का समय लगा ना, उसकी प्रक्रिया को समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, वो जो बैकग्राउंड में चल रहा था। हाँ, ये केवल कुछ नाराज सैनिकों का अचानक किया गया विद्रोह नहीं था, बल्कि ये समाज के हर वर्ग, जैसे किसान हो गए, किसान, कारीगर और राजघराने, सबके भीतर लगातार पनप रहे असंतोष का अंतिम परिणाम था। देखिए, अगर इस पूरी पृष्ठभूमि का बारीकी से विश्लेषण किया जाए तो ब्रिटिश सत्ता का काम करने का तरीका किसी बहुत ही आक्रामक कॉरपोरेट टेकओवर की तरह दिखाई देता है। बहुत ही सटीक तुलना है ये। जहां एक बड़ी कंपनी कानूनी कमियों और तानाशाही का फायदा उठाकर छोटी कंपनियों को पूरी तरह से निगल जाती है। राजनीतिक कारणों में जो हम लैप्स की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सुनते हैं, वो बिल्कुल इसी तर्ज पर काम करता हुआ लगता है। बिल्कुल उसी तर्ज पर। लेकिन मैं ये समझना चाह रही थी कि ये नीति महज एक कागजी फरमान नहीं थी। जमीनी स्तर पर ये आखिर काम कैसे करती थी और इसने राजघरानों में इतना खौफ क्यों पैदा कर दिया था। डलहौजी द्वारा लागू की गई ये नीति असल में एक बहुत ही क्रूर कानूनी हथियार थी। सदियों से भारतीय परंपरा में ये मान्यता रही थी कि अगर राजा का कोई अपना बच्चा नहीं है तो वो किसी भी योग्य बच्चे को गोद ले सकता है। हाँ, दत्तक पुत्र। हाँ, दत्तक पुत्र। और वो गोद लिया हुआ बच्चा ही उस राज्य का वैध शासक माना जाता था। लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने एक झटके में इस पुरानी परंपरा को अमान्य कर दिया। अरे बाप रे, मतलब रातों रात नियम बदल दिए। बिल्कुल। इस नीति का सीधा मतलब ये था कि जैसे ही किसी राजा की मृत्यु बिना सगे वारिस के होती, वो पूरा का पूरा राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य की संपत्ति बन जाता। तो कोई भी गोद लिया हुआ बेटा गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। एकदम नहीं। झांसी, सतारा और नागपुर जैसे कई राज्यों के साथ ठीक यही किया गया। ये तो सीधे तौर पर किसी की सदियों पुरानी विरासत, उसकी जमीन और उसकी पहचान को एक सरकारी आदेश से मिटा देने जैसा है। हाँ, और वो भी बिना कोई युद्ध लड़े। जाहिर है कि इससे बचे हुए राजघरानों में भी एक बहुत गहरी असुरक्षा पैदा हो गई होगी। उन्हें लगने लगा होगा कि अगली बारी पक्के तौर पर उनकी है। वो तो लाजमी था, खौफ का माहौल था। लेकिन एक बात है, केवल राजाओं के सत्ता खोने से इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन तो खड़ा नहीं हो सकता। नहीं, सिर्फ राजाओं के बल पर नहीं। तो महलों से बाहर जो आम जनता थी, किसानों और कारीगरों के बीच जो भारी गुस्सा था, वो उसकी जड़ें कहाँ तक फैली थी? उस गुस्से की जड़ें सीधे तौर पर उनके आर्थिक विनाश से जुड़ी हुई थीं। उस समय के जो दस्तावेज मिलते हैं वे साफ बताते हैं कि भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े विनिर्माण केंद्रों में से एक था। हाँ, हमारे कपड़े और मसाले तो मशहूर थे। बिल्कुल। यहाँ के बुनकर और कारीगर अपनी बेहतरीन कला के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पूरी आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से पलट दिया। तो उन्होंने किया क्या असल में? देखिए, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन के कारखानों में बनी सस्ती चीजें भारत के बाजारों में जबरदस्ती भर दी गईं। भारत को सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। अच्छा, इसका मतलब है कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जहां भारतीय कच्चा माल सस्ते में खरीदकर ब्रिटेन भेजा जाता। हाँ,
और वहां से बना हुआ माल वापस भारत लाकर महंगे दामों पर बेचा जाता। बिल्कुल यही चक्र था। इस दोहरी शोषण ने तो स्थानीय अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी होगी। पूरी तरह से स्थानीय उद्योग और कारीगरों के कारखाने बर्बाद हो गए। जो कारीगर कभी स्वतंत्र उत्पादक थे वो सड़क पर आ गए। बहुत ही दुखद स्थिति रही होगी। और दूसरी तरफ जो कृषि क्षेत्र था वहां किसानों पर लगान इतना बेतहाशा बढ़ा दिया गया कि लगान चुकाते चुकाते किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर या कर्जदार बन के रह गए। मतलब इंसान अपने ही घर में गुलाम हो गया। हाँ, और जब समाज का हर उत्पादक वर्ग भुखमरी की कगार पर पहुंच जाए तो वो असंतोष एक दिन फूटना ही था। हम इसे एक प्रेशर कुकर की तरह देख सकते हैं। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। एक ऐसा प्रेशर कुकर जिसे सालों से गैस पे रखा गया हो। बिल्कुल। लैप्स की नीति और भारी टैक्स उस कुकर के सेफ्टी वाल्व को बंद करने की तरह थे। अंदर का दबाव लगातार बढ़ रहा था। बहुत सही उदाहरण है ये। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पहलू भी था। मनोवैज्ञानिक पहलू। और उनके धर्म में सीधा हस्तक्षेप किया जा रहा है। अच्छा, ईसाई मिशनरियों की वजह से। हाँ, मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियां और कुछ सामाजिक बदलावों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन्हें सांस्कृतिक रूप से भी गुलाम बनाया जा रहा है। ये तो बहुत भयानक है। जब इंसान से उसकी पहचान ही छीनने का प्रयास होने लगे तो स्थिति बहुत विस्फोटक हो जाती है। डर सीधे इंसान के वजूद पर वार करता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा दबाव था जिसने पूरे समाज को अंदर से आशंकित कर दिया था। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में मुझे लगता है पूरे समाज को सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। बस एक चिंगारी। और ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है कि ब्रिटिश सेना ने खुद अपने ही सिपाहियों के हाथों में वो चिंगारी थमा दी। एनफील्ड राइफल। हाँ, एनफील्ड राइफल। लेकिन एक सवाल है जो मेरे जहन में बार बार आता है। हाँ? एक आधुनिक राइफल जिसे अंग्रेज अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए लाए थे, वही हथियार उनके विशाल साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी कैसे बन गया? मतलब जिस तकनीक से वे राज करना चाहते थे उसी ने उनके खिलाफ इतना बड़ा मोर्चा कैसे खोल दिया? देखिए, एनफील्ड राइफल वास्तव में उस समय की एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग थी। हाँ। इसकी मारक क्षमता पुरानी बंदूकों से कहीं बेहतर थी। तो फिर दिक्कत बंदूक में नहीं थी? नहीं, बंदूक में नहीं। इस राइफल के कारतूसों को इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया थी ना, उसने सारा खेल बिगाड़ दिया। अच्छा। इन कारतूसों को सीलन से बचाने के लिए उन पर चर्बी का लेप लगाया जाता था। सैनिकों को बंदूक में बारूद भरने से पहले उस ग्रीस लगे कारतूस को अपने दांतों से काटना पड़ता था। ओह, और यहीं पर वो सबसे विनाशकारी अफवाह सामने आई कि इस लेप में गाय और सूअर की चर्बी है। हाँ, गाय और सूअर की चर्बी। इस एक खबर ने सैन्य छावनियों में भूचाल ला दिया। क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। हाँ, और सूअर मुसलमानों के लिए धार्मिक रूप से वर्जित हैं। जब इन सैनिकों को ये कारतूस दांतों से काटने के लिए मजबूर किया गया तो ये केवल एक नियम टूटने का मामला नहीं था। उनके लिए तो ये उनका धर्म भ्रष्ट करने वाली बात थी। बिल्कुल। सिपाहियों को यकीन हो गया कि ये उनकी पहचान और जातिगत सम्मान को खत्म करने की सोची समझी साजिश है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल आर्मी थी वो मुख्य रूप से उच्च जाति के हिंदुओं और मुसलमानों से ही बनी थी। तो ये तो सीधा उनके कोर बिलीफ्स पर हमला था। हाँ, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार था जिसने सैनिक अनुशासन और वफादारी के उस पुल को हमेशा के लिए तोड़ दिया। और सेना में तो वैसे भी अनुशासन के लिए कमांडरों पर विश्वास ही सबसे जरूरी होता है। बिल्कुल, विश्वास गया तो वर्दी का क्या मतलब? सही कहा। जब वो विश्वास ही टूट गया तो वर्दी का कोई मतलब नहीं रह जाता। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे द्वारा किया गया विद्रोह। हाँ, वो पहला बड़ा धमाका था। इसी टूटे हुए विश्वास का परिणाम था ना, उन्होंने कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार किया और ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। जी, लेकिन वो तो सिर्फ एक शुरुआत थी। हाँ, असली बवाल तो तब हुआ जब ये विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में बड़े पैमाने पर भड़का। वहाँ एक बहुत ही रणनीति कदम देखने को मिलता है। मेरठ से दिल्ली का सफर। बिल्कुल। बागी सैनिक मेरठ पर कब्जा करके वहाँ रुकते नहीं हैं, वे रातों रात सीधे दिल्ली की तरफ कूच कर जाते हैं। ये बहुत अहम था। और वहां पहुंचकर वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर देते हैं। मुझे ये बात समझाइए कि रणनीतिक रूप से ये कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों था? बहादुर शाह जफर तो उस समय बहुत ही कमजोर और नाममात्र के शासक थे ना? ये इस पूरी घटना का सबसे शानदार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। उन सैनिकों को ये बात पता थी कि वे केवल छावनियों पर कब्जा करके सफल नहीं हो सकते, क्योंकि तब तो उन्हें बस दंगाई या विद्रोही मान लिया जाता। एकदम सही।
उन्हें एक ऐसी वैधता चाहिए थी जिसे पूरा भारत स्वीकार करे। मतलब उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो पूरे देश को एक झंडे के नीचे ला सके। बिल्कुल। और तकनीकी तौर पर देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी मुगल सम्राट के नाम पर ही शासन चला रही थी। अच्छा, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। हाँ, मुगल सम्राट ही उस समय भारत में संवैधानिक सत्ता के अंतिम प्रतीक थे। 82 साल के बहादुर शाह जफर का चुनाव उनकी सैन्य ताकत के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उनकी उस मोहर के लिए किया गया था। जी, उनकी संवैधानिक मोहर के लिए। इस एक कदम ने महज कुछ सैनिकों के विद्रोह को रातों रात एक वैध राष्ट्रीय संग्राम में तब्दील कर दिया। मतलब अब वे कंपनी के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल, बल्कि मुगल सम्राट के आदेश पर कंपनी को निकाल रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कंपनी के कानूनी आधार को ही पलट दिया। ये वाकई दिमाग चकरा देने वाला है। इसके बाद तो जैसे ये आग पूरे उत्तर और मध्य भारत में दावानल की तरह फैल गई। हाँ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, एक बहुत बड़ा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। लेकिन जब सामने दुनिया की सबसे आधुनिक और प्रशिक्षित ब्रिटिश सेना हो, तो विद्रोहियों ने किस तरह की युद्ध नीतियां अपनाई? ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। जाहिर है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में लड़ाई का तरीका एक जैसा तो नहीं रहा होगा। एकदम नहीं। युद्ध के तरीके पूरी तरह से अलग थे और यही इस संघर्ष की रणनीतिक विविधता है। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण लें। हाँ, उन्होंने एक पारंपरिक शासक की तरह अपनी सेना का सीधा नेतृत्व किया, प्रत्यक्ष युद्ध का रास्ता चुना और आमने सामने की लड़ाई में ब्रिटिश जनरलों को कड़ी टक्कर दी। वो तो निडरता की एक मिसाल बन गई। बिल्कुल। लेकिन रणनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली युद्ध शैली कानपुर और मध्य भारत में तात्या टोपे ने अपनाई। वो गुरिल्ला युद्ध वाली रणनीति। या गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध। ये छापामार युद्ध तो हमेशा किसी कमजोर पक्ष या जिसे अंडरडॉग कहते हैं उसके लिए सबसे कारगर माना जाता है ना? एकदम सही। जब आपके पास बड़ी सेना और आधुनिक हथियार न हो तो आपको अपनी गति और दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन तात्या टोपे ने इसे लागू कैसे किया जब अंग्रेजों के पास इतने बेहतर संचार साधन थे? तात्या टोपे जानते थे कि खुले मैदान में तोप खाने के सामने टिकना नामुमकिन है, तो उन्होंने अपनी सेना को छोटे तेज गति वाले दस्तों में बांट दिया ताकि वो तेजी से मूव कर सके। हाँ, वो अचानक ब्रिटिश ठिकानों पर हमला करते, उनकी सप्लाई लाइन काटते और इससे पहले कि ब्रिटिश सेना भारी तोपे लेकर पहुंचती, वो जंगलों में गायब हो जाते। बिल्कुल। और इसी तरह लखनऊ में बेगम हजरत महल ने संगठन की जो असाधारण क्षमता दिखाई वो भी बेमिसाल थी। अच्छा, लखनऊ में भी इतना कड़ा संघर्ष था? हाँ, उन्होंने अवध के किसानों और जमींदारों को एकजुट करके इतना बड़ा मोर्चा तैयार कर लिया था कि आधुनिक अंग्रेजी सेना को भी लखनऊ शहर वापस लेने में कई महीने लग गए। बाप रे, इतने व्यापक जन समर्थन, तात्या टोपे की छापामार रणनीतियों, लक्ष्मीबाई की वीरता और मुगल सम्राट की वैधता के बावजूद अंततः ये क्रांति सफल क्यों नहीं हो पाई? वे कौन सी कमियां थीं जिन्होंने अंग्रेजों को फिर से सत्ता पर काबिज होने का मौका दे दिया? दस्तावेजों को देखने पर इसके बहुत ही स्पष्ट कारण नजर आते हैं। सबसे बड़ी कमजोरी थी एकता और एक स्पष्ट केंद्रीय कमान का अभाव। मतलब कोई एक लीडर नहीं था जो सबको निर्देश दे रहा हो। हाँ, और विद्रोह पूरे भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत और पंजाब के कई हिस्से इससे पूरी तरह छूते रहे। ये तो एक बड़ा नुकसान था। और तो और कई भारतीय रियासतों ने विद्रोहियों का साथ देने के बजाय अंग्रेजों का समर्थन किया। अरे, मतलब अपनों ने ही साथ नहीं दिया। हाँ, अंग्रेजों के लिए ये रियासतें उस तूफान में एक लहर तोड़क या ब्रेक वाटर की तरह साबित हुईं। इसका मतलब है कि राष्ट्रवाद की जो एक साझा भावना होनी चाहिए वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई थी। बिल्कुल नहीं हुई थी। हर कोई लड़ तो रहा था, लेकिन उनका कोई एक साझा ब्लूप्रिंट नहीं था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश कैसे चलेगा। एकदम सटीक बात। और दूसरी सबसे बड़ी खाई थी तकनीकी संसाधनों की। जज्बा अपनी जगह है, लेकिन युद्ध आधुनिक तकनीक से जीते जाते हैं। अंग्रेजों के हथियार ज्यादा बेहतर थे? सिर्फ हथियार ही नहीं, उनके पास टेलीग्राफ जैसा आधुनिक संचार माध्यम था। वो मिनटों में संदेश भेज लेते थे। तो उन्हें पहले ही पता चल जाता था कि हमला कहाँ होने वाला है। हाँ, और रेलवे का इस्तेमाल करके वो अपनी सेना को बहुत तेजी से भेज सकते थे। पारंपरिक वीरता आधुनिक संचार के सामने टिक नहीं पाई। ये साफ करता है कि केवल भावनाओं के बल पर आधुनिक मशीनरी को हराना मुमकिन नहीं था। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसके परिणामों पर गौर करें तो क्या इसे पूरी तरह से एक असफल क्रांति या हार कहना सही होगा? नहीं, ये इतिहास का बहुत बड़ा सरलीकरण होगा। वही ना,
भले ही मैदान में लड़ाई हार ली गई हो, लेकिन उस एक झटके ने ब्रिटिश शासन की संरचना को नष्ट कर दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो कंपनी 100 सालों से राज कर रही थी, उसका पूरा मॉडल 1857 में धराशायी हो गया। ब्रिटिश सरकार को एहसास हो गया कि इतने बड़े देश पर कंपनी के जरिए नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, इसलिए सत्ता सीधे क्राउन के हाथों में ले ली गई। मतलब ब्रिटिश सरकार ने सीधा कंट्रोल ले लिया। हाँ, और उन्होंने अपनी सेना में रातों रात बड़े बदलाव किए, जातियों और क्षेत्रों को आपस में बांट दिया, ताकि भविष्य में सैनिक कभी एक साथ मिलकर ऐसी बगावत ना कर सकें। तो ये उनकी जीत नहीं, बल्कि उनका डर था। बिल्कुल, उनके भीतर बैठ चुका गहरा डर। तो इसका सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि 1857 की क्रांति ने भले ही उस साल हमें आजादी ना दिलाई हो, लेकिन उसने आने वाले स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर दी। ऐसी जमीन जिसे अंग्रेज कभी वापस नहीं छीन पाए। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सब राष्ट्रीय चेतना के अमर प्रतीक बन गए। हाँ, आने वाले दशकों में हर आंदोलन ने इन्हीं नायकों से प्रेरणा ली। यह क्रांति एक सबक बन गई कि सत्ता चाहे कितनी भी विशाल क्यों ना हो, उसे झुकाया जा सकता है। और यहीं से हमारी इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर आता है। जी बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने नियंत्रण को और ज्यादा सख्त और चालाक बना दिया, सेना बांट दी, नई नीतियां ले आए। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या 1857 के इस विद्रोह ने अंग्रेजों को भारत पर और अधिक क्रूरता से शासन करने की ट्रेनिंग दी, या फिर इसने भारतीयों के भीतर वो बीज बो दिया कि एक दिन इस विशाल अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना पूरी तरह से मुमकिन है? ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये साम्राज्य के खुद को बचाने की नई शुरुआत थी या उसकी तबाही का पहला पन्ना? इसी ऐतिहासिक सवाल के साथ हम 1857 के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।